हिस्ट्री ऑफ इनटेक ऑफ अननोन ड्रग्स फॉर फीवर प्रिस्क्राइब्ड बाय हकीम। ठीक है, एक हकीम ने उसको दवाई दी, 30 साल का बंदा है, पेशेंट पॉइंट हेमरेज स्पॉट, पर्पलिश कलर के स्पॉट उसको पिन पॉइंट हेमरेज ऑन द स्किन हो गए। अब उसने हकीम ने ऐसी दवाई दी जिस वजह से उसके प्लेटलेट टूट गए हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा हो गया उसको। पेशेंट एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस पेशेंट टू प्लेटलेट काउंट रिपोर्ट, ताकि वो डॉक्टर के पास गया और वो दिखाते हैं जी ये मुझे देखे क्या हो गया। तो डॉक्टर ने देख लिया, उसने कहा जी कि तो पिन पॉइंट हेमरेज है, क्या करते रहे। उसने कहा जी हकीम की दवाई ली है, तो हकीम की दवाई से उसके प्लेटलेट टूट गए हैं। अब डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कि जी जाओ प्लेटलेट काउंट चेक, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट चेक कराओ, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें प्लेटलेट काउंट भी चेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें से पूछा गया इनलिस्ट फिजियोलॉजिकल नॉर्म, साइज बताएं, नंबर बताएं, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी प्लेटलेट्स। प्रॉपर्टी में एडिशन एग्रीगेशन वो आपने लिखना है। कंपोजिशन में आपने ग्रेन्यूल्स के बारे में, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में, मॉलिक्यूलर सिस्टम के बारे में लिखना है। नंबर में 1,50,000 से 350, साइज उसका 8 to 10 माइक्रोन जो भी आपको बताया हुआ है। डिफाइन हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस क्या होती है और प्लेटलेट फंक्शन इन हीमोस्टेसिस, ये उन्होंने प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन पूछा हुआ है कि प्लेटलेट फंक्शन इन हीमोस्टेसिस कैसे वो करेंगे। ठीक है, और वो आप ये बल्कि इसको कर लो, ये हीमोस्टेसिस के अंदर प्लेटलेट का क्या फंक्शन है जी, वो प्लग की फॉर्मेशन बनाते हैं और ब्लड को रोकते हैं। इसमें प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन आपने बताना टेम्परेरी वाला, नॉट परमानेंट की जरूरत नहीं है। वो नहीं भी बताओगे कि ब्लड आके जुड़ जाएंगे कोएगुलेशन से तो कोई नंबर नहीं काटेगा, अगर लिख दोगे तो ये बात है। हाउ वुड यू एवेल्युएट प्लेटलेट फंक्शन इन द लैब, एक तो यही प्लेटलेट काउंट चेक करवाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्लेटलेट हैं कि नहीं है, और दूसरा ब्लीडिंग टाइम। ठीक है जी, ब्लीडिंग टाइम। दूसरा क्वेश्चन, चाइल्ड फॉलोइंग अ रोड एक्सीडेंट फॉल्स ऑन हिज हेड ऑन द फ्लोर, टिश्यू फैक्टर इज एक्सपोज्ड। अब टिश्यू फैक्टर उसने कहा है एक्सपोज है, फैक्टर 3 beneath the endothelium of traumatized blood vessel, which protein will bind to tissue factor, tissue factor से कौन सी प्रोटीन बाइंड होगी, क्लॉटिंग स्टार्ट होगा। क्या आपका आंसर होना चाहिए सर? 7 क्लॉटिंग फैक्टर 7 तो पाथवे स्टार्ट होगा, कौन से वाला, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ट्रेस द कंसर्न पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे आपने करना है। विच प्रोटीन विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लॉट क्रॉस लिंकेज, fibrin stabilizing factor, 13 stabilizing factor, फैक्टर 13, वेरी गुड। व्हाट इज INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। INR निकालते हैं प्रोथर्मल टाइम ऑफ पेशेंट डिवाइडेड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल ये 0.9 से 1.3, और इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि ये जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं और हार्ट के वाल्व की सर्जरी जिनकी हुई होती है उनमें ये INR चेक करवाते रहते हैं, क्योंकि वो एंटीकोएगुलेंट्स पे होते हैं, वारफरिन होती हैं, ताकि उनका INR नीचे की तरफ ना आए, उनमें दोबारा चांसेस हो जाएंगे क्लॉट बनने के। ठीक है जी। A young man having pinpoint hemorrhage in the skin and mucous membrane of the mouth consulted his family doctor. His report received, जिसमें ब्लीडिंग 30 मिनट्स है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 1 to 6 मिनट्स, इसका 30 मिनट्स आ गया। क्लॉटिंग टाइम 6 मिनट्स, क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल है 5 से 10 होता है, नॉर्मल है, और प्लेटलेट काउंट 70,000 है, यानी कि इसमें प्लेटलेट काउंट कम है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है। तो आप ये समझ लें कि ये दोनों चीजें हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मजीद उसने पिन पॉइंट हेमरेज को भी बता दिया, तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। How will you differentiate this from the disorder in which clotting factors have 8 is absent? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हीमोफिलिया का डिफरेंस है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट कम होगा, हीमोफिलिया में क्लॉटिंग फैक्टर कम होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की फर्दर टाइप्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा और इडियोपैथिक हो सकती है। हीमोफिलिया की फर्दर टाइप ABC होती है। हीमोफिलिया में आप ट्रीटमेंट क्या देते हो, क्लॉटिंग फैक्टर देते हो। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में आप प्लेटलेट कंसंट्रेट देते हो। ठीक है जी, क्लॉटिंग का भी तो फर्क होगा, क्लॉटिंग टाइम उसमें प्रोलॉन्ग होगा, इसमें ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा। वेरी गुड। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन के इन कोएगुलेशन? विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, अगर विटामिन के नहीं होगा तो वो फैक्टर मैच्योर नहीं होंगे, वो फैक्टर मैच्योर नहीं होंगे तो कोएगुलेशन नहीं होगी। हाउ मेनी एंटीकोगुलेंट्स आर फाउंड नेचुरली इन ब्लड, इसमें आपसे पूछा गया हेपरिन के बारे में, प्लाज्मिन एक्टिवेटर सिस्टम के बारे में, एंटीथ्रोम्बिन 3 के बारे में, प्रोटीन सी और एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर, एंडोथेलियल सरफेस फैक्टर के बारे में। वेरी गुड।
Routine है सर। इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस ब्लड क्लॉटिंग विद द हेल्प ऑफ एच। अब इंट्रावेस्कुलर ने खुद ही बता दिया तो इंट्रिंसिक पाथवे आपने स्केच कर देना है। समराइज द क्लिनिकल डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट फंक्शन, और इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ही आपने एक्सप्लेन करना है। डिफाइन द फॉलोइंग, सीरो डेफिनेशन, क्लॉट रिट्रैक्शन, परप्यूरा क्या होता है, व्हाट इज द फेट ब्लड क्लॉट, फेट ऑफ ब्लड क्लॉट, इसमें प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सिस्टम के बारे में पूछा है आपसे, लाइसिस के बारे में पूछा है, टाइप एंड ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया वो आपको मैंने पहले बता दी है। तो बेटा ये कितने क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। काइंडली कल मैं आपको टाइम दूंगा 8 से लेके 9 बजे तक, 9:30 तक, 9:30 बजे फिर आपको एक वीडियो भेजी जाएगी। 9:30 बेसिकली मैं आपसे ये असाइनमेंट का डेडलाइन है, आपने सबमिट करानी है गूगल क्लासरूम में, अभी डॉक्टर फहीम आपको कर भी देते हैं। तो ये आज ये ओपन हो रही है और कल ये 9:30 बजे क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। और इस असाइनमेंट के मार्क्स हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का टेस्ट नहीं हुआ इसलिए मैं वेटेज दूसरी असाइनमेंट से ज्यादा रखूंगा जो 2 पहले आपसे ली हैं। तो प्लीज ये 5 क्वेश्चन आपने कल 9 तक सबमिट करवाने, मैं आपको अपना टाइम दे रहा हूं, एक दफा इसको पढ़ लो। 8 से 9:30 बजे आपके पास टाइम है, 1.5 घंटे में ये असाइनमेंट कर लो। हालांकि ये 1.5 घंटे की असाइनमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट की असाइनमेंट है, लेकिन आपको 1.5 घंटा दे रहा हूं ताकि पढ़ के करो प्लीज, ऐसे ही ना बैठ के तो कट पेस्ट करते जाओ और लिखते जाओ। और फिर आपको 9:30 बजे मैं आऊंगा, आपको ये क्लोजिंग टाइम होगा इसका, उसके बाद आपको मैं ब्लड ग्रुप में से पूछ लूंगा, कोई चीज आप पूछनी है दोबारा तो वो बता देना, साथ आपको एक वीडियो शेयर कर दी जाएगी, वो जो 8-9 इंस्ट्रूमेंट या 7 जो भी मैंने आपको उस दिन बताए हैं कल, वो आपको दिखाए जाएंगे उस वीडियो के अंदर। सिर्फ ऑस्पी के अंदर आपको आएगा आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट या आइडेंटिफाई दिस अपरेटस, और बी पार्ट उसका डिफाइन नॉर्मल। परेशान ना वो नहीं आ रही है, आपके फ्री में ही होंगे। सर ये जो ये असाइनमेंट है नंबर ब्लॉक एग्जाम में ऐड होंगे, क्या करते हैं बेटा? सर ये जो आपने असाइनमेंट में पहले भी दी थी और ये वाली भी, इनके नंबर ब्लॉक एग्जाम में ऐड होंगे? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। सर वो पूछ रही है कि क्या इसके नंबर ब्लॉक एग्जाम में ऐड होंगे? नहीं बेटा, ब्लॉक एग्जाम में नहीं होंगे, इंटरनल असेसमेंट में आपके नंबर, इसमें तीनों असाइनमेंट्स के नंबर ऐड होंगे, और 2 एक तरफ है उनका, एक बार जिन बच्चों ने सबमिट करवाएंगे एक नंबर ऐड हो चुका है, 0.5 था, ठीक है। एट द एंड हम आपको आपकी इंटरनल असेसमेंट दिखाएंगे, हम ऐसे नहीं है कि हम वैसे ही भेज देंगे आपको दिखाए हुए, आप खुद इंशाल्लाह काउंट करके आपको पता होगा कि हमने 20 में से कितने नंबर लिए हुए हैं। आपकी अगली असाइनमेंट के 0.5 था और इसका मैं टेस्ट के बराबर नंबर रखूंगा, क्योंकि ये असाइनमेंट आप अगर प्लीज अच्छी तरह से अपनी खातिर पढ़ के देना तो अच्छी बात है। सर अगर हम असाइनमेंट अच्छे से कर लें तो हमारा प्लेटलेट्स वाला कवर हो जाएगा, मतलब अगर पेपर के लिए ब्लॉक एग्जाम? नहीं बेटा, प्लेटलेट सारा तो कवर होगा, अब इसमें और क्या चीज रह गई? नहीं बल्कि कवर हो ही गया इसमें सारा, कंपोजिशन भी पूछ ली, प्रॉपर्टीज भी पूछ ली, असाइनमेंट पाथवे भी लो बेटा, आप एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे भी पूछ लिया, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सिस्टम भी पूछ लिया, और इसमें आपका कोरिलेशन डिसऑर्डर डीआईसी के बारे में नहीं, वो डेफिनेशन एक दफा पढ़ लो, सब कुछ तो इसमें पूछ लिया, रह ही कुछ नहीं गया। लेकिन एक दफा बेटा वो वहां से आपने बुक से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मैंने कोशिश थोड़ा सा चेंज तो करना है ना, ये सेव नहीं उठा के दे देने। चलें, अब ब्लड ग्रुप की आपको नजर आ रही है प्रेजेंटेशन बेटा? यस सर। चल सर ब्लड ग्रुप इंक्लूड होगा ब्लॉक में, क्योंकि सर फहीम कहते ये भी इंक्लूड होगा। बेटा ब्लड ग्रुप ब्लड का हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूरा सवाल ब्लड ग्रुप में से है, पूरा क्वेश्चन एक ब्लड ग्रुप में से एससीक्यू, एक क्वेश्चन आपका प्लेटलेट से है, एक क्वेश्चन यूनिटी से है, एक डब्ल्यूबीसी से है, और ये 5 सवाल है ब्लड के अंदर, हर में से एक एक सवाल डालना, और ब्लड ग्रुप में से पूरा एक एससीक्यू है और 4 एमक्यू मैंने डाल लिए हैं।
स्टार्ट करें। अब आप 118 स्टूडेंट अभी तक आए हैं, बाकी स्टूडेंट किधर गए? बेटा ये दूसरे लेक्चर की अटेंडेंस है, ये मैं आपको बता दूं। पहले एक लेक्चर हुआ है, उसकी मैंने आईटी वालों को कह दिया, वो एक अलग अटेंडेंस है। ये क्योंकि फिर हमने टाइम देना है, प्रिंसिपल साहब के पास साथ आपका लिंक भेजा जाएगा, आपको ज्वाइन करनी है। उसमें आपके फायदे की चीजें हैं कि कैसे पेपर करते हैं, बेसिकली वो सप्लीमेंट्री वालों का भी सेशन है और साथ आपको भी इन्वॉल्व किया गया है। सर प्रिंसिपल से कोई इशू नहीं डिस्कस कर सकते, बस सुनना है कि किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? वो इंटरैक्टिव सेशन हो, मतलब नहीं बेटा, इंटरैक्टिव सेशन आपके साथ प्रिंसिपल साहब ब्लॉक बाद रखेंगे। ब्लॉक के बाद आपके साथ इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। अभी आप लोगों का ये है कि बेसिकली हमने सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट हमारे हैं उनको बुलाया हुआ है, उनको बताना है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और आप क्योंकि न्यू फर्स्ट ईयर, आपको भी फायदा हो जाए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो इसलिए ग्रुप के बारे में क्या जान रहे हो बेटा आप लोग? सर आपकी आवाज नहीं है। जो एंटीजन होती है वो ब्लड ग्रुप होता है। बेटा मैं कह रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप के बारे में आप क्या जानते हो? सर डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे शाबाश, डिफरेंट सिस्टम होते हैं। एबीओ सिस्टम होता है, आरएच सिस्टम होता है, एमएनएस सिस्टम होता है, डेल सिस्टम होता है। लेकिन आप लोगों ने दो सिस्टम मेजर पढ़ने होते हैं, आरएच और एबीओ। एबीओ आरएच ब्लड। अच्छा, आपने दो सिस्टम पढ़े होते हैं, एबीओ और आरएच सिस्टम। बाकी जो एमएनएस सिस्टम है, बाकी जो आपका डेल सिस्टम है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये जो ब्लड ग्रुप एबीओ की हम बात करते हैं, तो एबीओ का के बी एबीओ क्यों कहते हैं इसको? सर एंटीजन की वजह से ए होगी तो ए होगा, बी बी, अगर कोई भी नहीं होगा तो ओ। जी सर अगर एंटीजन स्मॉल आई होगा तो ओ होगा, आई होगा, अगर बी होगी तो आई बी होगा, अगर कोई भी नहीं होगी तो ओ होगा। वेरी गुड। एक तो ये बच्चे आप एंटीबॉडीज ऑपोजिट होगी। बेहतर होता है। देखो एक बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है कि ब्लड ग्रुप ए बी ए बेसिकली ये हमें कहाँ से हम पता चलता है, जो एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर होगी वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी की मेम्ब्रेन पे या सरफेस पे जो एंटीजन है, अगर ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप है, बी है तो बी ब्लड ग्रुप है, दोनों एंटीजन है तो वो बी है, अगर कोई भी नहीं है तो वो ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है जी। अब एक बात और ध्यान में रख लो, एंटीजन को ए ग्लूटिनोजिन भी कहते हैं। एंटीजन का दूसरा नाम है ए ग्लूटिनोजिन। अच्छा बेटा, ए एंटीजन का दूसरा नाम है ए ग्लूटिनोजिन। अब ये बात एक याद रख लेना कि जो जिस बंदे की एंटीजन होगी उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी की रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो उसके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो बी होगी, ए नहीं होगी। ठीक है, अगर ए होगी तो फिर वो तो आपस में रिएक्ट कर जाएगी, तो बी होगी। तो आप ब्लड ग्रुप ए सर आरबीसी पे होते हैं, सर ये सेल्फ एंटीजन्स होते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन तो ए हो गई, ए ग्लूटिनोजिन तो ए हो गई, अब उसमें एंटीबॉडी क्या होगी आपके ख्याल में? एंटीबॉडीज। बेटा उसके ऑपोजिट है, एंटीबॉडी बी होगी, ए कभी भी नहीं होगी। अगर ए होगी तो वो तो रिएक्ट कर जाएगी। तो एंटीबॉडी का दूसरा नाम है एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन, आगे ये वर्ड आएंगे, मैं इसलिए आपको भी बता रहा हूं। चलें, अब थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप क्यों डिस्कवर किए और किसने डिस्कवर किए। शुरू में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते थे, काफी लोग मरते थे बेटा, काफी डेथ होती थी, क्योंकि हमारे पास ब्लड ग्रुप नहीं था।
हाँ, तो हकीम कलर मैच करके ही ब्लड लगा देते थे। ठीक है जी, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा 1901 तक, जब प्रॉपर हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग नहीं थी। 1901 में एक साइंटिस्ट था लैंड स्टीनर, बाद में हमने उसको फिजियोलॉजिस्ट कह दिया क्योंकि उसने अच्छा काम किया। तो उस साइंटिस्ट ने 1901 में ये डिस्कवर किया कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ बनाया। उसने बताया कि दो हो जाते हैं मिक्स ब्लड, तो वो उनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है। हमेशा का एंटीजन होता है, रेसिपिएंट का एंटीबॉडी होता है, ये याद रखना। डोनर का एंटीजन होगा और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी होगा। तो एंटीजन बॉडी रिएक्शन होता है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होता है और आरबीसी टूट जाता है और टॉक्सिक रिएक्शन होता है। ये उसने डिस्कवर किया था लैंड स्टीनर ने। ठीक है, उसने कहा था कि जी ब्लड क्लम्पिंग जो है ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है और जो है ये जो है आरबीसी टूट जाती हैं और उसके रिजल्ट में टॉक्सिक रिएक्शन होते हैं जिसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी बोला जाता है। उसने फिर हमें बताया कि डिफरेंट ब्लड टाइप्स हैं, ए बी और ओ। ठीक है, और कहा कि अगर हम ग्रुपिंग और मैचिंग कर लिया करें डोनर और रिसिपिएंट की तो ट्रांसफ्यूजन जो है वो सेफ हो सकती है। ठीक है जी, चलें अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रेसिस्ट फैक्टर। हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुप आपको बता दी कि एक्सपेरिमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैव बीन कैरिड आउट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। Many patients have died, and it was not until 1901 when Landsteiner discovered human blood groups that blood transfusion became safer. ठीक है जी, 1901 के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ हुई। उसने क्या देखा, he found that mixing blood from two individuals can lead to blood clumping and the clumped RBC can crack and cause toxic reaction. This can be fatal. लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन ब्लड जो क्लम्पिंग हो रही है ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड क्लम्पिंग जो हो रही है वाज एन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को, व्हिच अकर व्हेन रिसीवर ऑफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डोनर ब्लड सेल्स। यानी कि डोनर की एंटीजन और रिसीवर की एंटीबॉडी में रिएक्शन होता है। Landsteiner work made it possible to determine the blood types and paved the way for blood transfusion to be carried out safely. और इसी डिस्कवरी पे इसको नोबेल प्राइज मिला था इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1930। ठीक है जी, अब इसकी हिस्ट्री पता लग गई कि पहले ट्रांसफ्यूजन डिफिकल्ट थी, लोगों की डेथ होती थी। 1901 में लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया कि जब ब्लड मिक्स करते हो तो क्लम्पिंग होती है और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है। रिसीवर जो होता है उसकी एंटीबॉडी होती है और डोनर की एंटीजन के दरमियान रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं जो कि फेटल होते हैं। फिर ब्लड टाइप डिस्कवर किया और उस बात पे उसको नोबेल प्राइज मिला 1930। लैंडस्टीनर लॉ, इफ एन एंटीजन, दूसरा नाम एग्लूटिनोजिन है, इफ एन एंटीजन इज प्रेजेंट इन आरबीसी इट्स कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम प्लाज्मा। यानी कि अगर किसी की आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं होगी। ठीक है जी, किसी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसकी एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होगी बल्कि ए एंटीबॉडी होगी। किसी ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी जीरो होगी, ना ए होगी ना बी। ओ ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीजन नहीं होती तो एंटीबॉडी दोनों होगी। तो इफ एन एंटीजन जिसका दूसरा नाम है एग्लूटिनोजिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी इट्स कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी जिसको एग्लूटिन नहीं कहते हैं मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम प्लाज्मा।
This reaction of agglutinogen and agglutinin is known as agglutination reaction. ठीक है जी, तो ये लैंडस्टीनर का लॉ है, उसने ये हमें बताया था. Different blood groups. Differences in the human blood are due to the presence or absence of certain protein molecules which are called antigen and antibody. ये बात हो गई, सबको समझ भी आ गई. Antigen are located on the surface of BC and antibody are present in the blood plasma. Individuals have different types and combination of these molecules. Blood group you belong to depend upon what you have inherited from your parents. एक मदर से आता है, एक फादर से आता है. ये फादर और मदर के बारे में बताता है. ओल्ड मेथड यही था आइडेंटिफिकेशन के लिए. अब तो एक और मेथड आ गया. कौन सा मेथड आ गया जी? फिंगरप्रिंटिंग. फिंगरप्रिंटिंग तो नहीं, डीएनए मेथड. ठीक है, अब तो डीएनए करके पता लग जाती है पेरेंट्स हैं, इससे भी पता लग जाता. बेटा पहले ये होता कि जो नर्सरीज होती हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें बेबीज जो हैं वो इधर हो जाती हैं, तो उनका ब्लड ग्रुपिंग से पता करते थे. अब डीएनए से पता जा सकता है. जी सर, ओके. देयर आर 20 जेनेटिकल डिटरमिन ब्लड ग्रुप सिस्टम. 20 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिसमें आपको बताया एबीओ है, आरएच है, एमएनएस है, डेल सिस्टम है. लेकिन हमने एबीओ और रिसेस सिस्टम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन. ठीक है. नॉट ऑल ब्लड ग्रुप आर कंपैटिबल विद ईच अदर. मिक्सिंग इनकंपैटिबल ब्लड ग्रुप लीड टू ब्लड क्लम्प और एग्लूटिनेशन व्हिच इज डेंजरस फॉर इंडिविजुअल. अगर आप ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा है, ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा है, उसके ऊपर क्या एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है, आप उसको ब्लड ग्रुप बी दोगे तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी वाले का एंटीजन बी होगा. तो एंटीजन आएगा, डोनर का एंटीजन होगा और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी बी है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शन कर जाएंगे. ठीक है. According to ABO blood types, there are 4 different kinds of blood types: A, B, AB, 0, null. null का मतलब इस तरह आपको समझाने के लिए लिखा है कि कोई भी एंटीजन नहीं है. ए के ऊपर ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है. बी के ऊपर बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी. और ए बी के ऊपर दोनों एंटीजन मतलब है और एंटीबॉडी नहीं है. और 0 के मतलब है कि कोई भी एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडीज दोनों हैं. Blood group A, if you belong to blood group A, you have A antigen on the surface and B antibody. If you belong to blood group B, you have B antigen and A antibody. If you belong to blood group AB, you have A, B antigen and no antibody. If you belong to blood group O, you have no antigen A और B, लेकिन दोनों एंटीबॉडी हैं A और B. ठीक है जी. आपके ख्याल चले बाद में डोनर और वो यूनिवर्सल डोनर की बात बाद में करते हैं. एबीओ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स. एबीओ जीन्स इज ऑटोसोमल. ये ऑटोसोमल होता है. ये एमसीक्यू है, हर लाइन एमसीक्यू है. एबीओ जीन इज ऑटोसोमल एंड इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 9. ऑटोसोमल होते हैं और ये क्रोमोसोम 9 पे लोकेटेड होते हैं. A and B blood group are dominant over the O blood group, and A and B genes are co-dominant. Each person has 2 copies of gene coding for their ABO blood group, one maternal and one paternal. एक फादर से आता है, एक मदर से आता है. ठीक है. और ये जीन्स कौन से क्रोमोसोम में? 9 पे. और ये ऑटोसोमल है. ये बात तीनों एमसीक्यू याद रखना. ठीक है जी. जीनोटाइप क्या होती है? जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल. और फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस. यानी कि फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ये तो फिनोटाइप हो गया. जीनोटाइप वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, वो होमोजाइगस भी हो सकता है. अगर ए ब्लड ग्रुप है, अगर कैपिटल ए है तो वो होमोजाइगस है, उसका जेनेटिक मेकअप है होमोजाइगस है. अगर ए ओ या ए आई, ओ को आई के साथ भी लेबल किया जा सकता है, स्मॉल ए के साथ. ए ओ है या ए आई है तो उसको आप कह सकते हो ये हेटेरोजाइगस ए पॉजिटिव है. तो जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप की 2 हो गई, लेकिन फिनोटाइप यही है कि फिजिकली वो ब्लड ग्रुप ए ही है. तो ये होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप.
जेनेटिक मेकअप ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, और फिनोटाइप जो होती है फिजिकल अपीयरेंस एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज डिटरमिन्ड बाय बोथ जेनेटिक मेकअप एंड एनवायरनमेंट. Expression of specific traits such as blood type, stature or skin according to their genetic makeup and environment. ठीक है, phenotype basically physical appearance है. अब ये देखो ABO, A फादर से आया और A मदर से आया, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? इसकी ये फिनोटाइप तो A ब्लड ग्रुप हो गया. जीनोटाइप क्या होगी? होमोजाइगस. फादर से आया, बी मदर से आया, ए बी ब्लड ग्रुप, और ए बी होते ही हेट्रोजाइगस है. इसकी जीनोटाइप भी यही होती है और फिनोटाइप भी यही होती है. फिनोटाइप ये ए बी ब्लड ग्रुप है और जीनोटाइपिकली भी हेट्रोजाइगस ही होगा ए बी. अब ए मदर से आया और ओ फादर से आया, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए मतलब ए ही होगा. ब्लड ग्रुप ए ही होगा. ये ब्लड ग्रुप है, लेकिन पेरेंट में आई ए स्मॉल आई हो, हेट्रोजाइगस से है. ठीक है जी. जी फिर ए. चलें, अब ये देख लें, ये बॉक्स मैंने आगे फिल करके भी आपके लिखा हुआ है. ए और ये अब ए बी है और ये बी ओ है. ये सारे जो ये हेट्रोजाइगस ए है, ये हेट्रोजाइगस बी है और ये होमोजाइगस ओ है. ओ होमोजाइगस हो सकता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो हमेशा हेट्रोजाइगस ही होता है. ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई? क्रॉस कर लोगे. अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि फादर इज हेट्रोजाइगस ए, फादर इज हेट्रोजाइगस ए एंड मदर इज होमोजाइगस ए, तो बताएं उसकी ऑफस्प्रिंग कैसे होंगी? कितने % कौन कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे? जरा कैलकुलेट करो जरा. सर 75% होमोजाइगस और 25 हेट्रोजाइगस, यानी 3 इंडिविजुअल. सारे के सारे ए ब्लड ग्रुप के बच्चे होंगे, लेकिन 75% होमोजाइगस और 25% हेट्रोजाइगस. लेकिन अगर फादर भी हेट्रोजाइगस है, मदर भी वो हेट्रोजाइगस है, तो फिर क्या होगा बेटा? सर ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है. तो सर बिल्कुल 50% वो ए ब्लड ग्रुप होंगे और 50% वो ओ ब्लड ग्रुप होंगे. 50% में से 25% होमोजाइगस ही होंगे, 20% हेट्रो. इनका आप क्रॉस खुद बना सकते हो. यहाँ तो होते तो आप उनसे व्हाइट बोर्ड पे मैं ये बनवाता, क्योंकि ये एमसीक्यू आती हैं और आपने ये छोटे से क्रॉस बना के ही अपना एमसीक्यू अटेम्प्ट करना होता है. टाइम 1 मिनट होता है. ठीक है जी. सर ये लास्ट क्वेश्चन जो आपने बताया उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें. बेटा ए ओ एक तरफ लिखो और एक तरफ भी ए ओ लिखो, इनके क्रॉस बनाओ. पहला बनेगा ए, दूसरा बनेगा ए ओ, फिर बनेगा ए ओ और फिर बनेगा ओ. 25% ओ ब्लड ग्रुप के बच्चे और 75% ए ब्लड ग्रुप के होंगे, और उन 75% में से 25% होमोजाइगस होंगे और 50% हेट्रोजाइगस ए हो. ठीक है जी. ये क्रॉस बना के करना है, वैसे तुक्का लगाने से ये नहीं होगा. ये फटाफट उधर दोनों बना के क्रॉस बनाने हैं आप लोगों ने. अब एबीओ ब्लड ग्रुप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप जो होता है, जो कि आपने जरूर डिस्कस करना है फॉर बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है जी. अब इसकी 4 फिनोटाइप्स ही होंगी. जाहिर बात है, मैंने आपको बताया ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी ओ है. ठीक है. और इसकी एंटीजन आप आराम से पता कर लोगे, एंटीजन वही होगी जो ब्लड ग्रुप है. ऐसे ही है, ए एंटीजन बी एंटीजन, इसमें ए एंड बी है और ओ में कोई एंटीजन नहीं है. एंटीबॉडी ऑपोजिट होगी. ए एंटीजन है तो इस एंटीबॉडी बी होगी, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होगी. ए बी पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगी और ओ में दोनों एंटीबॉडीज होंगी. ठीक है जी. तो अगर कोई एक आ जाता है कि एक टेबल बना जिसमें आप शो करें एंटीजन, एंटीबॉडी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो ये टेबल आपने बताना है. अब जीनोटाइप ए की होमोजाइगस भी हो सकती है, हेट्रो भी, बी की होमो भी हो सकती है और हेट्रो भी. ए भी हमेशा हेट्रोजाइगस रहता है और हमेशा होमोजाइगस रहता है. ये इसकी जीनोटाइप है. अब इधर फिनोटाइप का बॉक्स नहीं बना हुआ. सर एक ये भी तो होता है कि सर जेनेटिकली सर वो ए बी या ए बी होता है, लेकिन फिनोटाइपिकली वो शो हो रहा होता है. सर वो बॉम्बे फिनोटाइप होती है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. लेकिन बेटा आप क्या बोल रहे हो?
सर एक बॉम्बे फिनोटाइप नहीं होती सर, जिसमें जीनोटिपिकली वो ए बी या ए बी होते हैं लेकिन फिनोटिपिकली ओ शो हो रहा होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। आप ये शो देखो कि जीनोटिपिकल वो ए और बी होमो और हेट्रो होते हैं। ए बी जो है हमेशा हेट्रो है, वो हमेशा होमो रहता है जीनोटिपिकली। लेकिन यहाँ पे एक फिनोटाइप का बॉक्स नहीं बना हुआ, तो आपने फिनोटाइप का खुद एक बॉक्स बना लेना है, उसमें आपने लिख देना है यही ब्लड ग्रुप ए बी ओ, यही बॉक्स में रिपीट आगे कर देना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ब्लड ग्रुप एन्यूमरेट करें अलॉन्ग विद देयर एंटीजन, एंटीबॉडी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो ये ब्लड ग्रुप हो गए, ये इनकी एंटीजन हो गई, ये एंटीबॉडी हो गई, ये जीनोटाइपिकली हो गए, और यहाँ पे फिनोटाइप का एक बॉक्स ऐड कर, और फिनोटाइप इसकी ए ही होगी, इसकी बी होगी, इसकी ए बी होगी, इसकी ओ होगी, ये पहले बॉक्स में। लेकिन आपको रिपीट करके लिखना है, कई लोग इसकी का मार्क्स काट लेते हैं, या फिर ब्लड ग्रुप के नीचे यहाँ ब्रैकेट डाल के फिनोटाइप भी लिखना। ठीक है जी सर अगर मतलब इस तरह का सिनेरियो जिसमें बताया कि ए बी है, तो सर इसका क्या नाम, मतलब किस तरह आएगा ए बी अगर फादर का ब्लड ग्रुप होगा? फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ए बी, मदर का बी है। ठीक है, अब बी आपको नहीं बताया कि होमो है को हेट्रो है, तो फिर आपने पहला जो है क्या, ये इस तरह का अगर जिसमें नहीं बताते वो हमेशा 2 नंबर में SCQ आता है, क्योंकि उसमें आपने क्रॉस ज्यादा बनाने हैं। पहले आपने लिखना है फादर इज ए बी एंड मदर इज बी होमोजाइगस। देन क्या क्या चांसेस हैं, फादर इज ए बी एंड मदर इज बी हेट्रोजाइगस, फिर क्या चांसेस हैं। ये आपका सवाल बनेगा 2 नंबर में। लेकिन जिस 1 नंबर में MCQ आता है उसमें आपको बताया हुआ होता है कि हेट्रोजाइगस है क्यों, ताकि वो आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सको। तो ABO सिस्टम के लिहाज से आपने 4 ब्लड ग्रुप बनाए। आगे हम पढ़ेंगे रिस सिस्टम। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि उसमें कितने। अच्छा जी, ये दोबारा वाई ग्रुप ए ब्लड मस्ट नेवर बी गिवन टू ब्लड ग्रुप बी, हमने बात कर ली, क्योंकि अगर वो देंगे तो वो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाए जी रेसेस सिस्टम पे। मैं यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट की बात नहीं कर रहा, वो भी रेसेस के बाद करूंगा। रेसेस सिस्टम बेसिकली बेटा कॉम्प्लिकेटेड है। देयर अनदर एंटीजन लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो उसका नाम है RH एंटीजन, और उसको आप लेबल करते हो एज अ D एंटीजन, कैपिटल D एंटीजन। के RBC के ऊपर ये आपको RH एंटीजन नजर आ रहा होता है, उसको आप कैपिटल D से लेबल करते हो। जिन RBC के ऊपर ये RH एंटीजन नजर नहीं आ रहा होता उसको आप स्मॉल d से लेबल करते हो। जिनके ऊपर ये नजर आ रहा होता है उसको आप पॉजिटिव कहते हो, जिनके अंदर ये नजर नहीं आ रहा होता वो स्मॉल d आप लेबल करते हो, उसको आप नेगेटिव कहते हो। पर हमारी 85% पॉपुलेशन जो है वो RH पॉजिटिव है, 15% RH नेगेटिव है। और ये जो रिसेस सिस्टम है, RS सिस्टम है, ये डिस्कवर हुआ था मंकी के ऊपर। मंकी का नाम रेसिस था। अक्सर ये कहते हैं कि रेसिस मंकी ने ये डिस्कवर किया। इस दफा भी वाइवा मैंने जब लिया तो DPT का है वाइवा, शायद फर्स्ट ईयर DPT का मैंने लिया, तो उन्होंने मैंने कहा RS सिस्टम को RS सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेसिस मंकी ने डिस्कवर किया था। बेटा मंकी ने नहीं डिस्कवर किया, मंकी के ऊपर डिस्कवर हुआ था। ठीक है जी, चलिए आप इसको देख लो। Well, it gets more complicated here because there is another antigen to be considered, which is known as RH antigen. RH antigen are transmembrane protein loops exposed at the surface of RBC. They are named for rhesus in which they were first discovered. RBCs that are positive express the antigen designated D, और जिनके ऊपर नेगेटिव होता है उनको स्मॉल d से लेबल करते हैं। 85% ऑफ पॉपुलेशन पॉजिटिव है, ठीक है, और जो आपकी 15% है वो RH नेगेटिव है। सर RH नेगेटिव स्मॉल d नहीं होना चाहिए था नीचे? वेरी गुड, मैं बेटा करने ही लगा था। ठीक है जी, ये कर लो चेंज, सही कह रहे हो। अब इसके लिहाज से कितने आपके ब्लड ग्रुप हो जाएंगे? वहां तो 4 हुए थे ना, A B O। इसके 2। वेरी गुड, कौन सा? इसके लिहाज से बेटा 8 हो जाएंगे ना जी सर, 8 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। जी सर, डबल होंगे। ठीक है जी। अब
ऐसा भी, ऐसा वो SC क्यों आएगा, MC क्यों नहीं आएगा? फादर इज A पॉजिटिव, A हेट्रोजाइगस पॉजिटिव। अब पॉजिटिव भी हेट्रोजाइगस है और A भी हेट्रोजाइगस है, बता दिया उन्होंने। मदर इज B हेट्रोजाइगस, तो बताएं ऑफस्प्रिंग क्या होंगी? आपने पहले ए हेट्रोजाइगस, देखो इसका ये होता है, पहले ए हेट्रोजाइगस को B हेट्रोजाइगस क्रॉस करना है और परसेंटेज बतानी है। फिर यानी कि कैपिटल D स्मॉल d और कैपिटल D स्मॉल d दोनों हेट्रोजाइगस, दोनों को आपने करा के बता देना है कि इतने % बच्चे पॉजिटिव होंगे, इतने % चांसेस नेगेटिव बच्चों के। ठीक है जी, अलग अलग दोनों के क्रॉस बनाने हैं। ये आप कल जब टेस्ट इंशाल्लाह दे लोगे उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि कॉपियां निकालें और ये क्रॉस बनवाऊंगा। ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल आपको दूंगा, क्विज टाइप होगा ये। सर ये दूसरा क्रॉस किस तरह बनाना है, इसमें आपने बताया जो बेटा, पॉजिटिव हेट्रोजाइगस क्या होगा, कैपिटल D स्मॉल d, और नेगेटिव क्या होता है, स्मॉल d स्मॉल d। पॉजिटिव क्या होता है, होमोजाइगस कैपिटल D कैपिटल D। ठीक है, तो मैं क्या, फादर A हेट्रोजाइगस पॉजिटिव, मदर B हेट्रोजाइगस पॉजिटिव, दोनों हेट्रोजाइगस हैं और पॉजिटिव भी हेट्रोजाइगस में ही है, तो बताएं। ठीक है जी, आप इसमें आप यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट, आप क्या, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ नेगेटिव के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना डी है, ना RH है, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है। ओ पॉजिटिव सामवट कह सकते हैं कि यूनिवर्सल, लेकिन वो नहीं कहोगे, वो डोनर हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए डोनर होता है, ए बी और O। ठीक है, नेगेटिव के लिए वो नहीं हो सकेगा, तो इसलिए यूनिवर्सल डोनर कोई पूछे तो आप कहोगे O नेगेटिव, क्योंकि डोनर के कोई भी एंटीजन नहीं होगी तो वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि उसके एंटीजन तो जाके रिएक्शन करना। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है? AB। क्यों? क्योंकि AB में दोनों एंटीजन हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं। अब एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, तो वो जो है A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, और AB से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है, क्योंकि कुछ बनेगा ही नहीं, कोई एंटीबॉडी, कोई मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा कोई। जवार आप बहुत तेज जा रहे हो, मेरी अगली स्लाइड यही है। ब्लड ग्रुप AB, इसके ऊपर एंटीजन क्या है बेटा? A और B। एंटीबॉडी क्या है? कोई भी नहीं। कैन गिव ब्लड टू, कैन गिव ब्लड टू ओनली, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, सबसे ले सकते, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम A B AB O, चारों से ले सकता है ये ब्लड, सिर्फ दे सिर्फ AB को सकता है। अब ब्लड ग्रुप A है, उसके एंटीजन A है, एंटीबॉडी B है, कैन गिव ब्लड टू A और AB, वेरी गुड, और रिसीव ब्लड फ्रॉम A एंड O नेगेटिव एंड O, नेगेटिव को छोड़ दो, A O बस करते जाओ। ठीक है जी। ब्लड ग्रुप B, एंटीजन B, एंटीबॉडी A, कैन गिव ब्लड टू B and AB and can receive blood from B and O। O पे एंटीजन 0, एंटीबॉडी दोनों A and B, कैन गिव ब्लड टू AB, A और B और O, सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन रिसीव सिर्फ O करेगा। एक्सक्यूज मी सर, सर O का तो सर सारी एंटीबॉडीज होती हैं A के अगेंस्ट और B के अगेंस्ट भी, तो सर अगर B के साथ ट्रांसफ्यूज करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया डोनर की एंटीजन, ये बात आपने लिख लेनी है अपने दिमाग के अंदर, और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इसमें 10 एंटीबॉडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटीजन तो कोई नहीं है ना, इसके तो डोनर की तो हमेशा एंटीजन ने रिएक्ट करना।
चलें जी, अगली स्लाइड, इसी को मैंने फिल किया हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, इसको एक दफा देख लेना। अब डिफरेंस बिटवीन RH एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम में भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और एंटीबॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और वो स्पॉन्टेनियसली डेवलप होता है। वाइल RH सिस्टम में स्पॉन्टेनियस एग्लूटिनेशन नहीं होती, लेकिन ज्यादा डेंजरस RH में होती है। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है बेटा? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी ये होती है कि फादर फॉर एग्जांपल AB है, मदर O है, और जो बच्चा है, फीटस है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, वो A ब्लड ग्रुप का है, तो क्या होगा? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देंगे। मदर के अंदर बिल्कुल जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी और वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कर सकती हैं। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं उनमें जॉन्डस होता है, ठीक है, माइल्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं, माइल्ड होते हैं, जो खुद ही वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं या उनको ये रेज देनी पड़ती हैं। अच्छा, और ज्यादातर ये नहीं भी होता। नहीं क्यों नहीं होता? अगर एंटीबॉडी IgM हो तो क्रॉस करेगी। आपको पता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करती है? IG। और यूजुअली जो ये एंटीबॉडी A और B हैं ये IgM की फॉर्म में होती हैं। लेस देन 1% चांसेस होता है कि ये IgG की फॉर्म में हो और ये प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएं और फिर जब पैदा होता है तो उसके अंदर ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो। तो ये एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है। RH इनकम्पैटिबिलिटी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ब्लड प्रोडक्ट इनटू वन सर्कुलेशन इंट्रावीनियसली। जो IV आप ब्लड लेते हो, एक बंदे से दूसरे बंदे को ब्लड देते हो, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। आप पहले जमानों में तो होल ब्लड देते थे, आप ब्लड के प्रोडक्ट आप दे रहे हो, जैसे प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, ल्यूकोसाइट्स की कर रहे हो, पैक्ड सेल वॉल्यूम की कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारा ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ट्रांसफ्यूजन आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन टू रिप्लेस लॉस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है जी। और शुरू में क्या होता था? होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगर RBC की रिक्वायरमेंट है वो करेंगे, प्लाज्मा की है वो करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो करेंगे, प्लेटलेट्स वो करेंगे, जो भी कंपोनेंट नहीं होगा उसकी ट्रांसफ्यूजन होगी। ट्रांसफ्यूजन से पहले कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं? आप पहले तो मुझे बताओ कि कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं, आप में से बताओ। ये तो क्वेश्चन है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होगी? सर एंटीजन एंटीबॉडी चेक करते हैं। शाबाश। ब्लड ग्रुप किसका चेक करोगे? डोनर का, रेसिपिएंट का? दोनों का। शाबाश। ब्लड ग्रुप आप दोनों का करोगे, डोनर का भी और रेसिपिएंट का भी। ये दोनों की टाइपिंग करोगे, AB की भी टाइपिंग और RH की भी टाइपिंग, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करोगे बेटा? रेसिपिएंट में कोई एंटीबॉडीज देखोगे। एलो एंटीबॉडीज ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं है जो कि उसके एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएं, ठीक है। एलो एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज होती हैं जो ये फॉरेन एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करती हैं, आप देख लोगे, क्योंकि रेसिपिएंट की एंटीबॉडी ही रिएक्ट करती हैं। और डोनर में आप क्या देखोगे? उसकी स्क्रीनिंग करोगे कि हेपेटाइटिस B, C या एड्स या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, आजकल जैसे कोरोना भी है, वो चेक करोगे कि हम ट्रांसफ्यूज करेंगे डोनर से रिसीव और बीमारी में ना मुब्तला हो जाए। और फिर आप क्रॉस मैचिंग करोगे, ठीक है जी। तो ये है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। उसके अलावा कुछ जनरल मेजर्स होती हैं वो आपने रखनी है, वो वैसे पूछ सकते हैं। वो ये है कि एक तो प्रेग्नेंट फीमेल ब्लड आप नहीं ले सकते, वो डोनेट नहीं ब्लड कर सकती। 65 ईयर से ज्यादा जो बंदा है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। जिसकी भी 10 से कम है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, बात याद रखना। और जिसने ब्लड डोनेट विद इन 3 मंथ किया हुआ है वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, 3 महीने चाहिए होते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ पे चीजें नहीं लिखी हुई, जर्नल जो हैं वो मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ, प्लीज वो वाइवे के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है,
जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि एज जो है लेस देन 65 एंड मोर देन 18 ईयर्स, ये लिखो बेशक आप अगर आपने लिखना है तो, एज मोर देन 18 ईयर, लेस देन 65 ईयर। और फीमेल HB जो है वो 10 से ज्यादा हो, बल्कि 11 से ज्यादा हो। HB इज मोर देन 11 और 12। फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट। सर आप रिपीट कर दें, आपने अभी क्या कहा? मैंने बेटा अभी ये कहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एक तो ये कंपेरेटिव टेस्टिंग है, ये तो UQ है, ये तो आपने लिखना ही लिखना है। जनरल मेजर्स आपसे पूछी जाती हैं वाइवा में, वो मैंने यहाँ ऐड नहीं की, वो लिखा रहा हूँ कि जो ब्लड डोनेट करने वाला बंदा होता है उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है कि उसकी एज 18 ईयर ज्यादा और 65 से कम हो, उसकी HB 11 और 12 तक से ज्यादा हो। ठीक है, कई बुक्स में 11 से ज्यादा लिखी हुई, कई में 12 से ज्यादा लिखी हुई है। ठीक है, तो मोर देन 11 लिख लो या मोर देन 12 बल्कि लिख लो। उसकी HB मोर देन 12 हो, एज उसकी 18 से ज्यादा और 65 से कम हो, प्रेग्नेंट ना हो, और उसने 3 महीने तक किसी को ब्लड पहले दिया ना हो। 3 महीने जरूरी होता है, गैप जरूरी होता है। ठीक है जी, ये जनरल मेजर्स हैं। और ये जो आता है बिफोर ट्रांसफ्यूजन, कौन सी प्रिवेंशन या प्रिकॉशन या कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है, वो ये है। बिफोर अ रिसीव ट्रांसफ्यूजन, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट मस्ट डन। फर्स्ट स्टेप क्या है बिफोर ट्रांसफ्यूजन इज टू टाइप एंड स्क्रीन द रिसिपिएंट ब्लड। सबसे पहले तो जिसने ब्लड लेना है उसकी टाइप की जाए कि ABO सिस्टम कौन सा है, उसका RS सिस्टम कौन सा है। ठीक है, टाइपिंग ऑफ रिसिपिएंट ब्लड डिटरमिन द ABO एंड RS स्टेटस। फिर उसकी सैंपल को स्क्रीन किया जाए एलो एंटीबॉडीज के लिए। एलो एंटीबॉडीज वो होती हैं जो कि बाहर फॉरेन के जो एंटीजन आ रहा है उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए, यानी कि डोनर में कोई ऐसा एंटीजन हो जो के खिलाफ ये रिएक्ट ना कर जाए। और एक ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं जो कि अपनी ही एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करती हैं। एक एलो एंटीबॉडीज होती है जो कि डोनर के एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करती हैं, तो उसकी स्क्रीन की जाए। यानी कि 2 चीजें आपने रिसिपिएंट में कर ली, RH स्टेटस पता कर लिया, ABO ब्लड ग्रुप पता कर लिया, और एंटीबॉडीज की स्क्रीनिंग कर ली, क्योंकि रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज ने करना है। सेकंड स्टेप आपने करना है टाइपिंग स्क्रीनिंग ऑफ डोनर ब्लड। डोनर का ABO सिस्टम आपने पता कर लिया, RH स्टेटस पता कर लिया, और फिर आपने सैंपल की स्क्रीनिंग कर ली फॉर हेपेटाइटिस A, B, C, एड्स, और आजकल आप कोरोना भी सकते हो। ठीक है जी, और उसके बाद क्रॉस मैचिंग। ये बेटा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि बिफोर ट्रांसफ्यूजन आप कौन से कंपैटिबल टेस्ट करते हो या कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कौन सी होती है। तो टाइप एंड स्क्रीनिंग ऑफ रिसिपिएंट ब्लड, टाइप एंड स्क्रीनिंग ऑफ डोनर ब्लड, ठीक है, और क्रॉस मैचिंग। इंडिकेशन क्या हो सकती है जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की? हेमरेज हो गई, अनीमिया है, बर्न्स है जिसमें फ्लूइड लॉस होता है। ठीक है, जब तक ब्लड नहीं मिलता आप क्या लगा सकते हो? ह्यूमन प्लाज्मा मिल गया वो लगा लो, एल्ब्यूमिन है वो लगा लो, और कुछ भी नहीं मिलता सोडियम क्लोराइड तो मिल ही जाता है, हर क्लिनिक पे है NaCl। तो जब तक ब्लड नहीं मिलता तो ये लगा लो ताकि उसका हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ ना जाए। ठीक है जी। अर्ली कॉम्प्लिकेशन in intravascular hemolysis, incompatible transfused red cell react with recipient red cell antibodies। ठीक है, अब रेड की जो एंटीजन है वो रिएक्ट कर जाएगी रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज के साथ, रिजल्ट इन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड जनरेशन ऑफ साइटोकाइंस। और ये साइटोकाइंस ही हैं जो कि फिर फिब्राइल रिएक्शन करेंगे। पेशेंट आपको आएगा और आप खुद भी देखोगे, उसको फीवर होगा, उसको एशिज होंगे, अर्टिकेरियाज होंगे, एलर्जिक रिएक्शन आएगा, बिलीरुबिन का लेवल क्योंकि RBC टूट रहे हैं तो ज्यादा होगा, तो उसमें जॉन्डिस होगा, डिस्कम्फर्ट होगी, उसमें अनीमिया होगा। ये तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन है कि इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हुई, RBC जो है उनकी एंटीजन, डोनर का एंटीजन ने रिसिपिएंट की एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट किया और RBC टूटे। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ क्योंकि इम्यूनोलॉजी का रिएक्शन है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ, साइटोकाइंस रिलीज हुए, तो उन्होंने क्या किया, फीवर किया, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हुई जिसके अंदर रैश है, अर्टिकेरियाज हैं, ये लिखा नहीं हुआ, लिख लो एलर्जिक रिएक्शन के आगे ब्रैकेट में रैशेस, अर्टिकेरियाज। ठीक है, इचिंग पेशेंट बताएगा आपको कि मुझे इचिंग हो रही है, बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा हो रहा है क्योंकि RBC टूट रहे हैं, जॉन्डिस होगा,
आरबीसी टूट को अनीमिया होगा, डिस्कम्फर्ट होगी। उसके अलावा फर्दर अगर चलता जाएगा तो लंग डिस्फंक्शन हो जाएंगे। वायरल और बैक्टीरियल, अगर आप लोगों ने प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की हुई तो उसमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, एक्यूट किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है, वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट आपको बेटा बताएगा। पेशेंट बताएगा मुझे ठंड लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है। सर ये नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सिम्टम्स हैं या फिर इनकम्पैटिबिलिटी के सिम्टम्स हैं ये वाले भी? बेटा नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सिम्टम कभी हुए हैं? अगर आपने सारा कुछ प्रॉपर किया तो नहीं होंगे सिम्टम। आपने उसके ग्रुपिंग, मैचिंग, स्क्रीनिंग की है तो नहीं होंगे सिम्टम। यहां तक कि लैब में कोई मिक्स ब्लड नहीं हो गया, नहीं होंगे सिम्टम। बेटा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन उसी में होता है जब कोई मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। सर कभी आपने किसी को ब्लड लगा और बंदे का इस तरह देखा कि वो कांप रहा हो, उसका यूरिन आ रहा हो ब्लड के अंदर, फीवर भी हो गया और रैश भी हो गया? जरूर कुछ एलर्जिक रिएक्शन होते हैं लेकिन भी फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। जी बताएं। मैं कह रही हूँ कि मेरी नानो को ल्यूकोपीनिया था तो उनको जब भी ब्लड लगता था तो उनको सिम्टम्स आते थे, फेंटिंग और डिजीनेस भी होती थी, चिलिंग भी होती थी, फीवर भी होता था हर दफा। हाँ, तो उनको एलर्जी रिएक्शन होंगे तो उनको फिर डेक्सा स्टेरॉइड देते होंगे और फिर वो ठीक हो जाती होंगी और ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता होगा। आगे चलने तो दो मुझे जरा थोड़ा। इमीडिएट रिएक्शन होता है उनको, माइल्ड सिम्टम आते हैं, वो भी हल हो जाते हैं। इसमें से इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं दे सकते कि वो सब कुछ देंगे? अगर मुझे आप आगे जाने दोगे तो दूंगा ना बेटा। यहाँ कैसे दूं? अभी स्लाइड आनी है। अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट बताता है। पेशेंट बताएगा जी मुझे ठंड लग रही है, देखे मैं, अगर वो वॉशरूम जाने के काबिल है तो वो बताएगा कि मेरे यूरिन ब्लड आ रहा है। अगर उसको वो कैथेटर लगा हुआ है फिर तो डॉक्टर भी देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है। फीवर बताएगा, बैक पेन बताएगा, रैश के बारे में बताएगा। ठीक है, फिर आपने उसकी ट्रांसफ्यूजन रोक देनी है। जब पेशेंट बताता है मुझे ठंड लगी है, फीवर आप देख लेते हो, फ्लैंक पेन है, अर्टिकेरियाज हैं, रैश हैं, ठीक है, तो फिर आपने ट्रांसफ्यूजन रोक देनी है। ट्रांसफ्यूजन रोक के आपने क्या करना है कि टेस्ट लेबोरेटरी में भिजवाने हैं अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। लेबोरेटरी में क्या भिजवाने हैं? बिलीरुबिन लेवल देखना है आपने कि बिलीरुबिन ज्यादा हुआ है कि नहीं। सीबीसी, हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट देख लेना। हेमेटोक्रिट भिजवा देना है। कोम्स टेस्ट, कोम्स टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं उसके खिलाफ जो कि एंटीजन है, वो चेक कर लेनी है। रीनल फंक्शन टेस्ट जिसमें क्रेटिनिन आ जाता है, किडनी का स्टेटस देख लेना है। और यूरिन एनालिसिस करना है कि जो पेशेंट बता रहा है मेरे ब्लड यूरिन में ब्लड आ रहा है, उसको आप एनालाइज कर लो, उसका यूरिन भिजवाओ लैब में कि ब्लड आ रहा है, हिमाचूरिया हो रहा है उसको। रीनल फंक्शन टेस्ट देख लो, हेपेटोग्लोबिन देख लो और सीबीसी और बिलीरुबिन, ये आपने पेशेंट के टेस्ट भिजवा देने हैं। और जो आपने ब्लड लगाया हुआ है उसको दोबारा लैब में उतार के भिजवा देना है कि प्लीज इसको कंफर्म करें, दोबारा ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग करें। ठीक है जी। ट्रीटमेंट आप क्या दोगे? अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ट्रीटमेंट होगी। अगर तो माइल्ड सिम्टम्स हैं, ईचिंग है, रैश है, तो आप एंटीहिस्टामिन ड्रग दे दो। पेन हो रही है तो पेन रिलीवर दे दो। फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक पेनाडोल दे दो। पेनाडोल दोनों काम करती है, पेन रिलीवर भी और फीवर भी और डिस्कम्फर्ट भी। स्टेरॉइड दे दो जिसमें प्रेडनिसोलोन आ जाता है और डेक्सामेथासोन आ जाता है, विच रिड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यूनोसुप्रेसेंट होते हैं जो भी ये बच्चा कर रहा था। ठीक है जी, ये आपका इम्यून सुप्रेस कर देंगे। और जब तक आपका ये लैब फाइनलाइज नहीं हो जाती, लैब से उसके टेस्ट नहीं आ जाते, आपको कंफर्म नहीं हो जाता कि उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है और आप लैब भी दोबारा ब्लड ओके होके नहीं आता, तो आप उसको फ्लूइड दे दो, आईवी उसकी मेंटेन रखो और उसको फ्लूइड दो ताकि वो उसका किडनी फेलियर में ना जाए। ठीक है जी, ये इसकी ट्रीटमेंट है। अब इसको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, माइल्ड रिएक्शन और मॉडरेट टू सीवियर रिएक्शन। बेटा माइल्ड रिएक्शन होते हैं उसमें आ जाता है अर्टिकेरिया और रैश। ये डॉक्टर देख रहा है कि उसको अर्टिकेरिया बड़े बड़े धब्बे वो आ रहे हैं और रैशेस हो रहे हैं,
और सिम्टम्स इचिंग, पेशेंट बताएगा जी मुझे इचिंग हो रही है। कॉज इसमें एलर्जी हो सकती है, हो सकता है उसको सिर्फ इस टाइम माइल्ड एलर्जी हुई हो, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन प्रॉपर नहीं हुए, आप उसकी स्टॉप करोगे ट्रांसफ्यूजन और पेशेंट को असेस करोगे और एंटी हिस्टामिन दे दोगे अगर उसको रिक्वायर्ड है तो, अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो, और दोबारा ट्रांसफ्यूजन रीस्टार्ट कर दोगे। ये बेटा आपकी नानो वाला भी मसले में आ गया, ठीक है। हो सकता है उनको एलर्जी हो कोई भी किसी कंपोनेंट से, जो कि एंटी हिस्टामिन देने के साथ वो सेट हो जाती हो और दोबारा ट्रांसफ्यूजन आप रीस्टार्ट कर देते हो और फिर नो अदर साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट। लेकिन अगर आप ट्रांसफ्यूजन लगाते हो और फिर साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो फिर वो मॉडरेट टू सीवियर रिएक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है जी। फिर वो मॉडरेट टू सीवियर रिएक्शन की तरफ जाएगा जिसमें अर्टिकेरियाज, राइगर्स, फीवर, रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया, ठीक है। और सिम्टम्स में एंजाइटी में जाएगा, पैल्पिटेशन होगी, दिल की धड़कन की आवाज उसको कहेगा मुझे सुनाई दे रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, हेडेक होगी, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए भी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन अगेन एंड मेंटेन आईवी लाइन विद नॉर्मल सलाइन। लैब इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की, ठीक है। माइल्ड में आपको लैब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट स्टॉप करना है और उसको एंटीहिस्टामिन देनी है, थोड़ी देर रेस्ट के बाद दोबारा स्टार्ट कर देना। कई पेशेंट को एंजाइटी से भी हो जाता है कि देखो मुझे ब्लड लगने लगा है, मुझे कोई ना रिएक्शन ना हो, ठीक है, तो वो वैसे फील करता है साइकोलॉजिकली। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, फिर स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड गेन आईवी लाइन, लैब इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की भी, और रिपीट ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। और पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीट करना है, उसको पैरासीटामोल दो फीवर के लिए, पैनाडोल दो, एंटीहिस्टामिन दो, स्टीरॉइड दो जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। आप इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछें मुझे, मेरे से आप बेटा। अब आपका हैजर्ड्स ऑफ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। सर पेशेंट को स्टेरॉइड्स देने से उसका इम्यून सिस्टम आपने का सप्रेस होगा, तो ये उसके लिए खतरनाक नहीं है? नहीं खतरनाक नहीं है ना बेटा, इस टाइम उसका इम्यून जो साइटोकाइन स्ट्रोम बन रहा है वो उसका रिड्यूस करना ज्यादा जरूरी है ना। आप परमानेंट सप्रेस थोड़ी कर रहे हो कि स्टीरॉइड देते ही जाओगे 40 mg का एक इंजेक्शन लगाओगे डेक्सा का। अब किसी ने कुछ पूछना है बेटा? ये दो तरह से इसमें से सवाल आते हैं। एक तो आ जाते हैं कि कैसे आप ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या प्रिकॉशन यूज करते हो, क्या कंपेरेबल टेस्ट करते हो। दूसरा साइन सिम्टम्स इस तरह से नहीं पूछते, माइल्ड रिएक्शन पूछते हैं और मॉडरेट टू सीवियर रिएक्शन पूछते हैं, और साथ उसकी ट्रीटमेंट बतानी होती है आपने, माइल्ड में क्या ट्रीटमेंट दोगे और मॉडरेट टू सीवियर में क्या दोगे, ठीक है जी। अब और हैजर्ड्स ऑफ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन में आपने ये सारे साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं, ये माइल्ड वाले भी लिख देने और मॉडरेट टू सीवियर वाले भी साइन सिम्टम्स लिखने हैं, ठीक है जी। तो ये जो पहले मैंने शुरू में आपको बताया ये बेसिकली उसी के एंड पे ये समरी है, ये वाले जो 2 स्लाइड्स है। चले जी, लास्ट टॉपिक हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। RH इनकम्पैटिबिलिटी इसका दूसरा नाम है। फादर इज RH पॉजिटिव, मदर इज RH नेगेटिव। अब फीटस जो पैदा होने जा रहा है वो भी RH पॉजिटिव है, ठीक है। पहली डिलीवरी में तो कोई चांसेस नहीं है, पहली डिलीवरी में तो कोई चांसेस नहीं है ना कि उसको RH इनकम्पैटिबिलिटी हो, बिल्कुल ना होने के बराबर चांसेस हैं। लेकिन दूसरी डिलीवरी में चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस बढ़ते जाएंगे, तीसरी में बढ़ते जाएंगे। प्लीज चांसेस मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं लिखी हुई, आप देखो तो बुक में लिखा हुआ है 3%, फिर 8%, फिर 12%। ये आपकी गाइडन के अंदर चांसेस लिखे हुए हैं हर डिलीवरी के, और ये आपको आने चाहिए। ये मेरी बात गौर से सुन लो, CRGR आपको बता रहा हूं, ये मुझे बाद में कोई ना कहे कि सर ने ये बताया नहीं है। ये चांसेस जो हैं ये आपने गाइडेंस से करने हैं कि फर्स्ट डिलीवरी में कितने होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, और फिर वो बढ़ते जाते हैं। ये कैसे बढ़ते जाते हैं जी? जब डिलीवरी होती है तो एम्ब्लाइकल कॉर्ड काटती है, जब एम्ब्लाइकल कॉर्ड काटते हैं तो मदर और फीटस का ब्लड मिक्स होता है। जब फीटस का ब्लड मिक्स होता है मदर के अंदर तो वो RH पॉजिटिव और मदर का RH नेगेटिव होता है। तो जैसे ही वो मिक्स होता है मदर के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो वही एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है,
ठीक है, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस या इनकम्पैटिबिलिटी के रिएक्शन आ जाती है। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सर जो एंटीबॉडीज उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इसके उसमें लिए ये होता है कि इंजेक्शन बेटा प्रिवेंशन के लिए आप एंटी डी एंटीबॉडी दे दो, ताकि जैसे ही फीटस वाले एंटीजन उसके अंदर आए, आपकी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडी मौजूद हो, वो उसके खिलाफ फाइट करे, उस न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन ये तो जो हमारे एरियाज हैं, कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं, या बैकवर्ड क्या बल्कि लाहौर के अंदर भी ये लोग तो नहीं चेक करते कि फादर का ग्रुप चेक करो, मदर का करो, और ये चांसेस हैं कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड होती है। फीटस जब पैदा हो जाता है, न्यूनेट पैदा हो जाता है, तो उसका ट्रांसफ्यूजन की जाती है, ब्लड रिप्लेस किया जाता है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ टोटली रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है जी, अब मैं एक दफा पढ़ने लगा हूं, देखो इसको। फादर इज RH पॉजिटिव, मदर इज RH नेगेटिव, फीटस RH पॉजिटिव। मदर डेवलप एंटी RH एग्लूटिनिन फॉर एक्सपोजर टू द फीटस RH एंटीजन जब डिलीवरी के टाइम। इन टर्न मदर एग्लूटिनिन डिफ्यूज थ्रू द प्लेसेंटा, मदर की जो एंटीबॉडी वो प्लेसेंटा क्रॉस करेगी इनटू द फीटस एंड कॉज रेड ब्लड एग्लूटिनेशन। क्लिनिकल पिक्चर्स क्या होगी? जॉन्डिस्ड एरिथ्रोब्लास्टिक एनीमिक न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न पैदा होगा वो अनीमिक होगा, और उसमें बड़े बड़े ब्लास्ट सेल्स होंगे, एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, और जॉन्डिस होगा, जाहिर बात है उसमें जो है बिली RBC जो बड़े बड़े होंगे वो टूटेंगे भी ज्यादा, और वो बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा होगा। RBC जो बड़े होंगे, एरिथ्रोब्लास्ट होंगे, उनमें न्यूक्लियस भी आपको नजर आएगा। तो क्लिनिकल पिक्चर आपकी ये होगी कि जो RBCs हैं वो ब्लास्ट नजर आएंगे और न्यूक्लियस होगा, और जो बच्चा है वो अनीमिक होगा, जॉन्डिस होगा। अगर बिलीरुबिन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस हो जाए और न्यूरोनल सेल्स में जाके डिपॉजिट हो जाए परमानेंटली, तो उस बैरियर को कहते हैं करनेक्चरस, और वो बच्चे मेंटल इंपेयरमेंट हो जाती है उनमें परमानेंटली। ठीक है जी, mental impairment in the children because of precipitation of bilirubin in neuronal cell damaging motor area permanently resulting in condition called kernicterus। ठीक है जी, ट्रीटमेंट रिप्लेस न्यूनेटल ब्लड विद RH नेगेटिव ब्लड, टोटली रिप्लेसमेंट कर दो। प्रिवेंशन, अगर आपको पहले ही पता है कि फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम पे आप एंटी डी एंटीबॉडी कर दो, क्योंकि अक्सर लोग उसमें टेस्ट करवा लेते हैं ना, क्रॉस मैचिंग के लिए फादर भी करवा लेता है और मदर का पहले ही होता है। अगर HP लेवल लो हो तो पता चल जाता है डॉक्टर को कि बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, फादर भी पॉजिटिव है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी आप एंटी डी एंटीबॉडी वो दे सकते हो। ठीक है जी, ये कुछ पूछना हो यहाँ तक? और मदर ABO तो सेम नहीं है, तो सर वो उसके दूसरे वाले एंटीजन तो उसका वो इम्यून सिस्टम वो दूसरा ट्रिगर कर देगा, तो RH में मेरे इम्यूनिटी बनेगी। बेटा इफ्तिखार अली, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, बीच में बहुत ही वो है, समझ नहीं। तो मैंने पूछा ये था कि जैसे अब पेरेंट का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, जैसे कि मदर का फादर का B है, तो सर अगर मतलब बेबी का ब्लड ग्रुप सपोजिटली मतलब B हो रहा था और मदर का A है, तो वो तो एंटीबॉडीज ऑफ जो ब्लड ग्रुप A ऑफ मदर है, तो सर उसे खत्म नहीं कर देंगे पहले RH की? नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। ABO इनकम्पेटिबिलिटी मैंने आपको बताई है ना, ABO इनकम्पेटिबिलिटी वो माइल्ड अलग चीज है जिसमें फादर AB है और मदर O है। ठीक है, और मदर में दोनों एंटीबॉडीज हैं, A और B। अगर A वाला होगा तो उसके खिलाफ जाहिर बात है वो रिएक्शन हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि यूजुअली जो होती हैं ये जो ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी हैं ये IgM होती हैं। लेस देन 1% चांसेस होता है किसी की IgG और वो प्लेसेंटा क्रॉस करें। यूजुअली ये IgM होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर ही नहीं सकती। अच्छा जी, अब ये जरा बेटा देख लो, आपका लास्ट पेज है गाइटर का, जिसमें ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट के बारे में बताया गया है। ऑटोग्राफ्ट वो होता है जो कि ट्रांसप्लांट ऑफ अ टिश्यू और होल ऑर्गन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम एनिमल टू अनदर पार्ट, जैसे कि ये बाईपास होता है, कैबेज, कॉर्डरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, ये ऑटोग्राफ्ट होती है, यानी कि उसी की वेसल लेके उसी बंदे के अंदर ही लगाई जाती है, इसको आप ऑटोग्राफ्ट कहते हो। आइसोग्राफ्ट कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस जो ग्राफ्टिंग होती है।
एक ट्विन ने दूसरे को कोई ग्राफ्ट लगाया, एक ट्विन से दूसरे, उसको आइसोग्राफ्ट कहते हैं। और एलोग्राफ्ट वो होता है जो फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू एन अदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जैसे लेकिन स्पीशीज सेम हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ही। जैसे आजकल हो रहा है लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट, ये एग्जांपल है एलोग्राफ्ट की। आइसोग्राफ्ट जो होता है वो आइडेंटिकल ट्विन से होता है। ऑटोग्राफ्ट होता है उसी बंदे के एक पार्ट से दूसरा पार्ट करना, ठीक है। और एलोग्राफ्ट होता है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर करना लेकिन स्पीशीज सेम हो। जीनोग्राफ्ट जो होता है वो स्पीशीज में फर्क होता है, फ्रॉम लो एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग और फ्रॉम एन एनिमल टू अनदर स्पीशीज, जो कि मुझे एग्जांपल नहीं पता। इससे पहले कि आप पूछो सर कोई एग्जांपल, मुझे नहीं पता, कि नेट से देखना आप लोग भी कि जीनोग्राफ्ट की क्या एग्जांपल होगी। प्रिवेंशन ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। ये बेटा आपका जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम क्यों करते हैं, तो जब आप ग्राफ्ट लगाते हो, ऑटोग्राफ्ट करते हो, आइसोग्राफ्ट करते हो, एलोग्राफ्ट करते हो, ये 3 ग्राफ्ट तो हो रहे हैं हमारे। जीनो अभी तक तो मुझे नहीं पता कोई भी कहीं दुनिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन ये 3 ग्राफ्ट तो हो रहे हैं। ऑटोग्राफ्ट भी हो रहा है बाईपास, आइसोग्राफ्ट भी हो रहा है और एलोग्राफ्ट भी हो रहा है लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है जी। इन ग्राफ्ट के अंदर आप क्या करते हो, फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन आप एक बंदे के दूसरे में डालते हो, जैसे एलोग्राफ्ट ही ले लो, तो उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ग्राफ्ट रिजेक्शन को बचाने के लिए इम्यून सिस्टम, बाकी चीजें तो करनी है, ग्रुपिंग भी करनी है, मैचिंग भी करनी है, टिश्यू टाइपिंग भी करनी है, स्क्रीनिंग भी करनी है। ये नहीं कि ग्राफ्ट लगने से पहले सिर्फ आपने इम्यूनोसुप्रेशन ड्रग दे के ग्राफ्ट लगा देना है, ऐसा नहीं होगा। मैं तो वो जस्ट एक ये बात आपको बताने लगा हूं। होगा ये कि आपने ग्रुपिंग भी करनी है, मैचिंग भी करनी है, टाइपिंग भी करनी है, टिश्यू टाइपिंग भी करनी है, स्क्रीनिंग भी करनी है, फिर आपने ग्राफ्ट लगाना है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर, ठीक है। कुछ जेनेटिकली भी इवन टेस्ट होते हैं, वो भी करने होते हैं, लेकिन सब में वो कहते हैं इम्यूनोसुप्रेशन ड्रग भी देनी चाहिए। If the immune system were completely suppressed, graft rejection would not occur. T cells are mainly important for killing grafted cells or other cytotoxic T cells. T cells important होते हैं, वो किल कर देते हैं इन ग्राफ्टेड सेल्स को, और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइटोटॉक्सिक T cells. Their suppression is much more important than suppression of plasma antibodies. यानी कि बी लिम्फोसाइट में करना होता है, लेकिन वो कहते हैं टी को ज्यादा जरूरी है सुप्रेस करना। इसके लिए आप थेराप्यूटिक एजेंट्स देते हो, कुछ मेडिकेशंस देते हो, जिसमें आ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स, वो आपके सुप्रेस करते हैं ग्रोथ ऑफ लिम्फोइड टिश्यू को, देयरफॉर डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स। एंटीबॉडीज क्या मतलब, फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स को डिक्रीज करेंगे, और बी सेल्स कम होंगे तो एंटीबॉडीज कम बनेंगी। Various drugs have toxic effect on lymphoid system, block formation of antibody T cell, especially azithromycin. ये एक ड्रग का नाम है, आपको नाम या ना भी याद रहे, आपके लेवल पे कोई जरूरी नहीं है ड्रग का नाम याद रखना। आप सिर्फ इतना याद रख लो कि इम्यूनोसुप्रेसेंट देते हैं ताकि टी सेल्स को सुप्रेस करें, और ग्राफ्ट रिजेक्शन का सबसे बड़ा सबब टी बनते हैं, बी भी बनते हैं लेकिन टी ज्यादा बनते हैं। उसके लिए आप स्टेरॉइड्स देते हो, उसके लिए आप कुछ ड्रग्स देते हो जो कि ब्लॉक कर देते हैं उनकी फॉर्मेशन को, ठीक है, जिसमें एजिथियोप्रीन आ जाते हैं, और साइक्लोस्पोरिन देते हो which has specific inhibitory effect on the formation of helper T cell. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये MCQ है। अब हेल्पर टी सेल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है, तो हेल्पर टी सेल्स क्या कर रहा है बेटा, सारा इम्यून सिस्टम की हेल्प कर रहा है, बी लिम्फोसाइट की भी कर रहा है, टी में साइटोटॉक्सिक की भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सुप्रेस हो जाएगा अगर टी सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके लिए जो ड्रग देते हैं वो है साइक्लोस्पोरिन ड्रग है, स्टेरॉइड्स, ठीक है, उसके बाद एजिथियोप्रीन, ये तो करते हैं टी सेल्स और एंटीबॉडीज ओवरऑल फॉर्मेशन को रोकते हैं और साइटोटॉक्सिक को भी, लेकिन हेल्पर टी सेल को जो सुप्रेस करते हैं वो है साइक्लोस्पोरिन, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका हो गया जी एंड ब्लड फिजियोलॉजी खत्म हो गया। अब मैं आपको इसमें से क्वेश्चन में लिख नहीं सका, आपको मैं बता दूं क्वेश्चन आते क्या हैं। एक तो मैंने आपको बताया हैजर्ड्स ऑफ मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसमें 3 तरह से पूछ सकते, या तो डायरेक्ट हैजर्ड्स और मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, वो आपने एन्यूमरेट देने हैं। दूसरा आपसे कंपैटिबल टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तीसरा आपसे माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर रिएक्शन के बारे में और उनकी ट्रीटमेंट पूछी जा सकती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलस प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मदर इज RH नेगेटिव, मदर इज RH पॉजिटिव, वो आपने लिखनी है, ठीक है जी। उसके अलावा आपसे वो जो मैंने बताया कि मदर इज हेटेरोजाइगस, फादर इज होमोजाइगस, इस तरह के क्रॉस लिंकेज आपसे बनवाए जा सकते हैं। उसके अलावा ऑटोग्राफ्ट आइसोजीनो, इनकी डेफिनेशन एक दफा बस देख लेना आप। और ड्रग की जो है प्रिवेंशन कैसे की जाती है कि वो रिजेक्ट ना हो, ये भी यूक्यू है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है जी, ये यूक्यू है, 2 नंबर में आया हुआ है। किसी ने कुछ पूछ रहे हैं? सर आपने बताया था कि पिग हार्ट इन ह्यूमंस, हार्ट वाल्व्स इन ह्यूमंस, जी xenograph के एग्जांपल सर, xenograph के एग्जांपल ये है पिग हार्ट वाल्व्स इन ह्यूमन। लेकिन ये बेटा होता नहीं है, मैंने आपको बताया कि डेली लाइफ में होता नहीं है, लेकिन किताब में ये लिखा हुआ है, आपके नेट पे भी लिखा हुआ होगा। डेली लाइफ में होता नहीं है ना, मैं वो आपको बताऊं, बाकी तीनों जो है वो डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। कल इंशाल्लाह हम मेहरबानी पढ़ रहे हैं। सर ये स्लाइड से कर सकते हैं या फिर गाइडेंस से भी करना जरूरी है? बेटा गाइडेंस से रीड कर लो, स्लाइड से पढ़ना है आपने, गाइडेंस से रीड, दोनों चैप्टर करने हैं, प्लेटलेट्स भी और ब्लड ग्रुप भी। अच्छा अब सुन लो मेरी बात, कल हम इंशाल्लाह मिल रहे हैं 8 बजे, मैं लिंक आपको भेजूंगा, ठीक है। आप लोग ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर लो, और फिर आप गूगल क्लासरूम में बैठ के लिखोगे। अटेंडेंस कल के लेक्चर की लगनी है, IT वालों ने लगानी है, तो इसलिए मैं 8 बजे लिंक भेजूंगा, आपने उसको ज्वाइन करना है और फिर आपने अपनी अपनी असाइनमेंट लिखना शुरू करनी है। और 9:30 बजे मैं आपसे ये ब्लड ग्रुप का क्विज करवाऊंगा। उस क्विज के अंदर आपको न्यूमेरिकल यहीं पे दिए जाएंगे और आप रफ लिख के, मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बता देगा, और आपको एक वीडियो दे दी जाएगी जिसमें 7 आपके वो जो हैं आइडेंटिफिकेशन के इंस्ट्रूमेंट आपको बताए जाएंगे, ठीक है जी। सर वो आपसे पूछना था कि हमारे पास एक थैंक यू बच्चों। अब आपको मैं लिंक अभी भेजवाता हूँ, ठीक है, उसको आपने 11 बजे ज्वाइन करना है प्लीज। क्वेश्चन था सर जी, ऐसा जल्दी पूछो ना, मैंने जाना है उधर। जी सर, वो आपने कहा RH नेगेटिव अगर हमारे पास है मदर का और हमारे पास एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड की नेक्स्ट डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसे प्रिवेंट किस तरह करना था? बेटा एंटीबॉडी उसी टाइम उसको लगा दो ना। तो वो जो इंजेक्शन दिया जाता है वो यही वाला होता है क्या? मैं ये वाला नहीं होता, एंटी-डी का इंजेक्शन आपने पहले ही लगा देना है। जब एंटीजन अंदर है, कॉर्ड जब कटेगा वो अंदर जाए, उसके खिलाफ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर ले। सेकंड प्रेगनेंसी में भी कोई चांस नहीं होगा, लेकिन अगर वो चांस बन गया सेकंड प्रेगनेंसी में, फिर आप प्रिवेंट नहीं कर सकते दूसरी प्रेगनेंसी में, फिर उसको ट्रीटमेंट ही दे सकते हो न्यूनेट को। सर इंजेक्शन सेकंड प्रेगनेंसी में दोबारा लगाना पड़ेगा या फर्स्ट इंजेक्शन के रोल? बेटा फर्स्ट प्रेगनेंसी में लगाओगे, सेकंड के बाद लगा के क्या फायदा? ठीक है। मदर को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलस हो रहा है, हो तो बच्चे को रहा है ना, बच्चे को बचाना है आपने। सर आपने अभी बोला कि उससे फिर बिलिरुबिन की लेवल अमाउंट ज्यादा होती है, तो सर जैसे जैसे उसका ब्लड बनता रहेगा, उसको आप जब ब्लड बनता रहेगा तो क्या हम अगर उसे आउटसाइड द बॉडी से ब्लड भी दें तो क्या उसका वो ब्लड टूटता रहेगा, RBC टूटते रहेंगे? तो जाहिर बात है बेटा, क्यों नहीं टूटेंगे? बाहर से ब्लड का पूरा जब तक रिप्लेस नहीं हो जाएगा वो नहीं होगा। ब्लड रिप्लेसमेंट का मेथड पढ़ो नेट से, और बुक में तो खैर आपके अभी लेवल नहीं, ये पैथोलॉजी में होगा, गाइटन में नहीं होगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। चलो थैंक यू बेटा, अभी मैं आपको 10 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ। ओके।